अब इमेजिन करो कि एक ऐसा देश जहां भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी हो, क्राइम बहुत ज्यादा हो, दंगे देखने को मिल रहे हो और ओवर पॉपुलेशन और इलिटरेसी भी हो। सोच सकते हो कि कितनी बुरी हालत होगी एक ऐसे देश की, क्योंकि यह हकीकत थी सिंगापुर देश की। साल 1965, अगले 25 सालों में ऐसा भयंकर टर्न अराउंड देखने को मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। सिंगापुर एक हाईली डेवलप हाई इनकम देश बन जाता है। आज के दिन दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम, सही मायनों में शायद एशिया का नंबर 1 देश। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? कौन है हमारे इस कहानी के हीरो? आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों कहानी सिंगापुर की। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि इसे नक्शे पर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा यहाँ पर देखोगे तो इंडोनेशिया बड़ा क्लियरली दिखता है, फिलीपींस बड़ा साफ दिखता है, मलेशिया को भी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मगर इसके नीचे आप आओगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा आइलैंड सिंगापुर। एक छोटी सी वाटर बॉडी स्ट्रेट ऑफ जौहर एक्चुअली में मलेशिया और सिंगापुर को अलग रखती है। एरिया वाइज देखा जाए तो सिंगापुर का साइज दिल्ली का भी आधा है, लेकिन इस छोटी सी जगह में अप्रोक्सीमेटली 57 लाख लोग रहते हैं, जिसका टोटल एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, सिंगापुर देश का नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है। सिंगपुर, सिंग मतलब लायन और पुर मतलब शहर, तो सिंगापुर का मतलब हुआ द लायन सिटी। और इस वजह से सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर्स में गिना जाता है। 4 वो देश जो हाईली डेवलप्ड है: साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। यहाँ रहने वाले लोगों की बात की जाए तो सिंगापुर में सबसे बड़ी मेजोरिटी है यहाँ पर चाइनीज एथनिक लोगों की 74.5%। उसके बाद मलई है 13.5% और फिर इंडियंस है 9% और बाकी 3% यूरेशियन और अरब लोग रहते हैं। लेकिन सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं होता था। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो सदियों से ही सिंगापुर के आइलैंड को एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह यूज किया जाता था। मलई, थाई, चाइनीज, इंडियन, अरब और जापानीज ट्रेडर के द्वारा। थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पर एक इंडोनेशियन महाराजा का कब्जा रहा है। पोर्टुगीज ने कब्जा लिया, डच ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े एम्बिशियस ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया जौहर के सुल्तान से। ब्रिटिश ने यहाँ अपनी एंट्री मारी इस आइलैंड को खरीदकर। थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बना दिया। जो जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं थी। साल 1869 में मलेशिया में 2 चीजों की इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी: टीन और रबर प्रोडक्शन। सिंगापुर काफी करीब होने की वजह से वह एक रबर प्रोसेसिंग का हब भी बन गया। सुनकर लग रहा होगा कि सिंगापुर में काफी डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड भी थी। असल में ये ब्रिटिश लोग बंगाल में जाकर ओपियम उगाया करते थे और उस ओपियम की प्रोसेसिंग सिंगापुर में लाकर करते थे। ब्रिटिश लोगों ने चाइनीज कूलीज को इस काम पर लगाया था और यहाँ पर वन ऑफ द लोएस्ट ग्रेड ओपियम इन्हें मिलता था। अब ये चाइनीज लोग जो इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, ये अपने घर से बहुत दूर थे, तो ये ओपियम एडिक्ट बन गए। हजारों की संख्या में ओपियम एडिक्ट्स देखने को मिले। लोग चोरी करने लगे। साल 1941 में एस्टिमेट किया गया कि करीब 16,500 ओपियम एडिक्ट्स थे सिंगापुर में। और 1940 की बात करें तो यह जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। 15 फरवरी 1942 जापानीज सिंगापुर और मलेशिया में इन्वेंशन करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग सरेंडर कर देते हैं जापानीज के सामने। अगले 3.5 साल तक जापानीज राज रहता है सिंगापुर में और ये जापानीज रूल पूरी तरह से सिंगापुर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। कई सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर टॉर्चर किया जाता है। हजारों लोगों को फोर्स लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। औरतों को एक कमोडिटी की तरह यूज किया जाने लगता है। हजारों औरतों को इंडोनेशिया, कोरिया, चाइना और मलेशिया से सिंगापुर लाया जाता है। साल 1945 में जापानीज वॉर को हारते हैं और सिंगापुर छोड़कर जाते हैं। सिंगापुर के देश में 30,000 से ज्यादा ओपियम एडिक्ट्स, गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन चारों तरफ देखने को मिलता है। बिल्डिंगें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और डिसीजेस भरे पड़े हैं।
खाने की शॉर्टेज हो रही है, साथ साथ लोग भूखे मर रहे, क्राइम है, वायलेंस है और सिंगापुर एक स्लम कॉलोनी बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सिंगापुर का कंट्रोल वापस टेक ओवर करते हैं और ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस कुछ हद तक यहाँ पर चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। बेसिक गैस, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज थी उन्हें रिस्टोर किया जाता है। लोगों के लिए कैंटीन्स खोले जाते हैं ताकि भूखमरी की प्रॉब्लम से थोड़ा डील किया जा सके। सिंगापुर में रहने वाले लोगों की ब्रिटिश के प्रति जो राय होती है वो काफी फेवरेबल होती है। जुलाई 1945 में सत्ता बदलती है। सिंगापुर के ऊपर जो ब्रिटिश रूल था वो धीरे धीरे हटने लगता है और सेल्फ गवर्नेंस में बदल जाता है। साल 1948 में पहली इलेक्शंस होती है। 1955 और 1958 में सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें 2 बार रिवीजन किया जाता है और 1959 में फुल स्केल इलेक्शंस करवाई जाती है। इन इलेक्शन को जीतते हैं बड़े यंग लीडर ली कुआन यू, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पीपल एक्शन पार्टी के। ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। शुरुआत में ली कुआन यू का मानना था कि सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगा, इन्हें मलेशिया के साथ जुड़ जाना चाहिए और 1963 में यही करते हैं, सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर देते हैं। लेकिन इसके बाद दंगों की वजह से 1965 में डिसाइड किया गया कि सिंगापुर वापस सेपरेट हो जाएगा। साल 1971 प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के पास 4 साल का समय था अपने देश को संभालने का। एक ऐसा देश जो ऑलरेडी भारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऊपर से देश में दंगे भी देखने को मिल रहे थे और साथ ही साथ मलेशिया अपने देश सिंगापुर से अलग हो गया था। खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे। कैसे इस देश को सही राह पर लाया जाए, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी एक ऐसी कहानी की जिसके हीरो है प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू। ये तुरंत काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपने आसपास के देशों के साथ शांति बनाई जाए और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। 1967 में ये एशियान ग्रुप की स्थापना करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर साथ में आकर बैठते हैं। इसका पर्पज होता है कि सारे देश एक साथ कोलैबोरेट करें, अलग अलग फील्ड्स में कोऑपरेट करें ताकि इस पूरे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में कोई आर्मी की जरूरत नहीं। ली कुआन यू अपने देश के डिफेंस के लिए नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं। देश का हर लड़का जब 16.5 साल का होगा तो उसे नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। 18 साल की एज के बाद उसे एनलिस्टमेंट करनी पड़ सकती है। बेसिकली हर 18 साल के लड़के के लिए देश में कंपलसरी बनाया गया कि उसे आर्मी, डिफेंस फोर्सेस या नेशनल सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब किसी भी देश को अगर सही मायनों में डेवलप्ड बनाना है तो एजुकेशन सबसे पहली चीजों में से है जिस पर बहुत फोकस किया जाना चाहिए और सिंगापुर ने यही किया। देश में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लागू किया गया। पब्लिक एजुकेशन सरकार बहुत ही अच्छे स्कूल और कॉलेजेस बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है स्कूलों का और पब्लिक एजुकेशन को बहुत ही कम फीस पर दिया जाता है। किसी भी देश को डेवलप्ड बनाने में सिंगापुर ने वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत फोकस किया। 1958 से लेकर 1988 के बीच में पब्लिक वेस्ट कलेक्टर्स को लाइसेंस किया गया नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी के द्वारा। हर पब्लिक हाउसिंग एस्टेट में ब्लू कलर के रिसाइकलिंग बिन्स लगाए गए। ढेर सारे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए और स्पेशली पब्लिक प्रोग्राम रन किए गए। साल 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम को बैन किया जाता है। सफाई के नाम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके अलावा बड़े कानून बनाए जाते हैं जिसमें भारी फाइन्स होंगे। अगर कोई पब्लिक में थूकने लग रहा है, कूड़ा फैलाने लग रहा है, स्मोक करने लग रहा है, पहले ऑफेंस पर 1000 सिंगापुर डॉलर्स का फाइन, दूसरे ऑफेंस पर 2000 का और तीसरे ऑफेंस पर 5000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन। अगली प्रॉब्लम्स थी स्लम्स की। सिंगापुर स्लम से भरा हुआ था। 26,000 से ज्यादा परिवारों को स्लम से रीलोकेट किया गया। हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई, पब्लिक हाउसिंग बनाई गई। इसी के दौरान वाटर सर्विस, बिजली और गैस सप्लाई को प्रोवाइड किया गया और ये सारी चीजें इंप्रूव हुई। साल 2021 में 80% लोग सिंगापुर में पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं, जो घर सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं।
इसी वजह से होमलेसनेस लगभग खत्म हो गई है। पिछले साल सिर्फ 660 लोग ही सड़कों पर सो रहे थे। इसके बाद अर्बन प्लानिंग पर फोकस किया गया। सड़कों के साइड में जो लोग रेडिया लगाकर खड़े होते हैं वो इनफॉर्मली इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ क्लीनलीनेस और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वो शहर को कहीं ना कहीं अच्छे लुक नहीं देते थे। तो सिंगापुर में 4,900 से ज्यादा होकर्स को रीलोकेट किया गया। फूड सेंटर्स में जो लोग सब्जियां बेचते थे उनके लिए नए हॉल सेल मार्केट बनाए गए। ब्यूटिफिकेशन के लिए पिग और डक के फार्म थे, उन्हें कैचमेंट एरिया से बाहर किया गया। नदियों को साफ किया गया। 2800 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को रीलोकेट किया गया। सिंगापुर में पब्लिक हो या प्राइवेट, हेल्थ केयर काफी सस्ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर सरकारी हॉस्पिटल में हजारों बेड प्रोवाइड किए गए और मेडिसेव, मेडिशील्ड एंड मेडिफंड सिस्टम है जो काफी इनोवेटिव है। अब सिंगापुर जैसे छोटे से देश में जहां इतनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो जैसे कि बस और मेट्रो तो लिस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड और साथ ही साथ वन ऑफ द क्लीनेस्ट और सेफेस्ट भी है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, लोगों को काफी कम कॉस्ट पर ये सब दिया जा रहा है। तो सरकार के पास इन सब के लिए पैसा कहां से आता है? सिंगापुर में जो इनकम टैक्स रेट है वह काफी कम है, 2% से लेकर 24% के बीच में। तो इनकी सरकार कैसे मैनेज कर पा रही है और पैसा कहां से आ रहा है? यहाँ पर बात आती है सिंगापुर की सरकार के प्राइमरी प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सस्टेनेबिलिटी एंड फिजिकल डिसिप्लिन पर काफी फोकस करते हैं। सरकार बहुत सी ऐसी कंपनी को ओन करती है जो ट्रांसपोर्ट, पावर और मीडिया के सेक्टर में काम करती है। कई ऐसी कंपनीज टेमासेक की सब्सिडियरीज है। टेमासेक बाकी और नेशनल इंटरनेशनल कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट करने के लिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल टैक्स ज्यादा है, वेल्थ टैक्स लगा रखा है, प्रॉफिट टैक्स भी है और जीएसटी भी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिंगापुर की सरकार ज्यादातर सालों के लिए फिस्कल सरप्लस में रहती है। इसी वजह से सितंबर 2022 में सिंगापुर वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग्स रेट बन चुका है। 2021 में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग 57.5% ऑफ द जीडीपी। लेकिन टाइम में एक बार पीछे जाए तो सिंगापुर में अपने आप के कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है जिनको बेचा जाए और पैसे कमाए जा सके। तो सवाल ये होता है कि जनरली लोग पैसे कहां से कमा रहे हैं? आजादी के वक्त इनकी जमीन बंजर जमीन थी। ऐसे केसेस में इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना पड़ता है, जिसको 2 तरीकों से किया जाता है। पहला, सरकार भारी स्पेंडिंग करे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, बड़ी बड़ी पीएसयू बनाए। और दूसरा, सरकार इकोनॉमी को ओपन अप कर दे ताकि बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर सके। ली कुआन यू ने दोनों चीजें की। सरकार का पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, जैसे कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट। आज के दिन आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया का शायद सबसे लग्जरियस एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के अंदर ही इन्होंने पूरा शहर बसा रखा है। वर्कर्स के लिए घर बनाना इन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। इन सारे प्रोजेक्ट ने भारी एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को और इकोनॉमी की बैकबोन बनी। सिंगापुर हमेशा जहाजों के लिए एक पोर्ट रहा था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। यही चीज सिंगापुर की सरकार ने जारी रखी, बढ़िया एयरपोर्ट बनाकर और एक हब बनाकर जहां पर कनेक्टिंग फ्लाइट हो सके और इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जा सके। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगापुर को एक स्टेबल और एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर बिजनेस करना आसान हो। तो इन्होंने टैक्स रेट कम कर दिया, रेट टेपिज्म खत्म कर दिया, एक सिंगल ट्रेड विंडो बनाई। ये सब करने के बाद नतीजा ये हुआ कि आज के दिन बिजनेस के नाम पर सिंगापुर दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। आज के दिन सिंगापुर इकलौती एशियन कंट्री है जो टॉप 10 रैंक में 4थे नंबर पर आती है। तो क्या किया ली कुआन यू ने करप्शन खत्म करने के लिए? तो सबसे पहले इन्होंने सरकार के एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई और पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर की भी सैलरी बढ़ाई। उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी दी जाती है कि आप यकीन नहीं करोगे। आज के दिन सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिसिन लुंग को 1.16 मिलियन $US सैलरी दी जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सेम चीज की जाती है वहां के एम्प्लॉइज के साथ भी, उनको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है।
इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर इनको अच्छी सैलरी दी जाएगी तो वह करप्शन करने के लिए एनकरेज नहीं होंगे। एनवायरनमेंट की बात करें तो साल 1972 में सिंगापुर की सरकार ने ट्री प्लांटिंग डे इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें एक स्पेसिफिक दिन होगा जिसमें सारे देश के लोग आकर पेड़ प्लांट करेंगे। ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि सिर्फ 10 सालों के अंदर इतने पेड़ प्लांट हो गए थे जितने लोग सिंगापुर में रहते हैं। सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी नदियों को भी क्लीन कर डाला था और आज के दिन दुनिया के बेस्ट इंडोर गार्डन आपको सिंगापुर में देखने को मिलेंगे, जहां पर कमाल की ग्रीनरी होती है। स्किल डेवलपमेंट की मदद से 1990 तक आते आते सिंगापुर बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया था, जैसे कि बायोटेक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, इंटीग्रेटेड सर्किट, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम। मतलब अपने देशवासियों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि वह ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने लगे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज होने की जरूरत ही नहीं थी। ली कुआन यू ने मरीना बाय सैंड्स, मैरलोन स्टैचू, सनटेक सिटी, गार्डन्स बाय द बे, सिंगापुर फ्लायर, जुरोंग बर्ड पार्क जैसी कई चीजों को बनाकर सिंगापुर को देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिंगापुर की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।